एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। कमिश्नर किसे कहा जाता है और उसका कार्य क्या होता है? कमिश्नर को सरकार नियुक्त करती है ताकि अधिनियम के अंतर्गत दावे तय कर सके। प्रश्न 2, मुआवजा क्या होता है? मुआवजा वह राशि है जो कर्मचारी को चोट या मृत्यु के लिए दी जाती है यदि वह कार्य के दौरान हुई हो। प्रश्न 3, निर्भर सदस्य डिपेंडेंट कौन होते हैं? मृत कर्मचारी पर आर्थिक रूप से आश्रित सदस्य जैसे पत्नी, बच्चे, विधवा माँ आदि। कर्मचारी एम्प्लॉई किसे माना जाता है? कोई भी व्यक्ति जो मजदूरी पर नियोजित हो, चाहे वह ठेकेदार के माध्यम से ही क्यों न रखा गया हो, अधिनियम की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध व्यवसायों में से किसी में। नियोक्ता एम्प्लॉयर में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधान नियोक्ता, ठेकेदार, विधिक उत्तराधिकारी, प्रबंध एजेंट आदि। प्रबंध एजेंट मैनेजिंग एजेंट क्या होता है? वह व्यक्ति या संस्था जो नियोक्ता के व्यापार के कार्यों को संचालित करने के लिए अधिकृत होती है। आंशिक विकलांगता पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है? ऐसी चोट जो कर्मचारी की आय अर्जित करने की क्षमता को आंशिक रूप से अस्थायी या स्थायी प्रभावित करती है। पूर्ण विकलांगता टोटल डिसेबलमेंट का क्या अर्थ है? ऐसी चोट जिससे कर्मचारी पूरी तरह से कार्य करने में अक्षम हो जाता है। वेतन वेजेस में क्या क्या शामिल होते हैं? उत्तर वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस आदि शामिल होते हैं। यात्रा भत्ता और पेंशन प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान शामिल नहीं होता। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इस अधिनियम के अंतर्गत योगदान कितना होता है? कर्मचारी 0.75% और नियोक्ता 3.25% वेतन का योगदान करते हैं। ईएसआई योजना का संचालन कौन करता है? उत्तर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी योजना को संचालित करता है। बीमाकृत व्यक्ति इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है? उत्तर अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कोई भी कर्मचारी जिसे विभिन्न लाभ जैसे चिकित्सा सेवा, नकद लाभ, मातृत्व सहायता आदि मिलते हैं। इस अधिनियम के तहत कौन कौन से लाभ मिलते हैं? नकद लाभ, बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, मृत्यु संस्कार, पुनर्वास, चिकित्सा लाभ। निःशुल्क इलाज, अस्पताल में भर्ती और परिवार को भी चिकित्सा सुविधा। विवादों का समाधान किस प्रकार होता है? विवादों का निपटारा कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा निष्पक्ष तरीके से किया जाता है। क्लेम की प्रक्रिया क्या है? कर्मचारी या लाभार्थी को ईएसआईसी के पास दावा दायर करना होता है, जिसके बाद जांच करके निर्णय लिया जाता है। यदि निर्णय से असंतोष हो तो क्या किया जा सकता है? संबंधित पक्ष अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय में अपील कर सकते हैं। एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 यह अधिनियम कब लागू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? यह अधिनियम 1 जुलाई 1924 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों या उनके आश्रितों को कार्यस्थल पर चोट, मृत्यु या विकलांगता के लिए मुआवजा देना है। यह अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू होता है? यह कारखानों, खदानों, बंदरगाहों, निर्माण स्थलों, बागानों और तेल क्षेत्रों जैसे खतरनाक उद्योगों पर लागू होता है। नियोक्ता की जिम्मेदारी कब बनती है? जब कर्मचारी को कार्य करते समय दुर्घटना या व्यावसायिक बीमारी से चोट, मृत्यु या विकलांगता होती है। मुआवजा कैसे निर्धारित किया जाता है? कर्मचारी के मासिक वेतन और चोट की प्रकृति, मृत्यु, आंशिक पूर्ण विकलांगता के आधार पर। आश्रित कौन होते हैं? मृत कर्मचारी पर आश्रित व्यक्ति जैसे पत्नी, नाबालिग बच्चे, माता-पिता आदि। कमिश्नर की भूमिका क्या है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कमिश्नर मुआवजे से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करता है, जैसे जिम्मेदारी, विकलांगता की सीमा और मुआवजे की राशि। कमिश्नर के अधिकार क्या हैं?
कमिश्नर को दीवानी न्यायालय जैसे अधिकार होते हैं, गवाहों को बुलाने, सबूत लेने और विवाद सुलझाने का अधिकार। आंशिक विकलांगता क्या होती है? ऐसी चोट जो कर्मचारी की आय अर्जित करने की क्षमता को आंशिक रूप से कम कर दे, स्थायी या अस्थायी। पूर्ण विकलांगता क्या होती है? जब कोई चोट कर्मचारी को पूरी तरह कार्य करने से अक्षम बना दे। वेतन की परिभाषा क्या है? पिछले 12 महीनों के कुल वेतन का 1/12वां हिस्सा, इसमें यात्रा भत्ता शामिल नहीं होता। धारा 3 से 6 में क्या प्रावधान है? सेक 3, मुआवजे के लिए नियोक्ता की जिम्मेदारी। सेक 4-5, मुआवजे की गणना। सेक 6, 2 साल में दावा दायर करना जरूरी। नोशनल एक्सटेंशन का मतलब क्या है? यदि कर्मचारी कार्यस्थल से बाहर होते हुए भी काम से जुड़ी गतिविधि में हो, तो उसे भी कार्यस्थल की तरह माना जाएगा और मुआवजा मिलेगा। नोटिस और दावा देने की समय सीमा क्या है? धारा 10-12, सेक 10, 30 दिन के भीतर सूचना। एंड सेक 10, देरी पर उचित कारण जरूरी। सेक 11, 2 साल में दावा। सेक 12, नियोक्ता को चिकित्सा सहायता देनी होगी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और कार्यस्थल चोटों के समय सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देना। ईएसआई योजना में योगदान कैसे होता है? कर्मचारी 0.75% और नियोक्ता 3.25% वेतन का योगदान करते हैं। कौन संस्था इस योजना को लागू करती है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी इस योजना का प्रबंधन करती है। इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं? नकद लाभ, बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, मृत्यु संस्कार, पुनर्वास भत्ता। चिकित्सा लाभ, कर्मचारी और परिवार के लिए मुफ्त इलाज और अस्पताल सेवाएं। मातृत्व लाभ क्या है? गर्भवती महिला को मातृत्व अवकाश के दौरान पूरा वेतन मिलता है। बीमित व्यक्ति कौन होता है? अधिनियम के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक कर्मचारी जिसे उपरोक्त लाभ मिलते हैं। विवादों का निपटारा कैसे होता है? ईएसआईसी अदालत में विवादों का निष्पक्ष समाधान किया जाता है। असंतुष्ट पक्ष अपील कर सकते हैं।